गौरी साहब जी, आप बार्गेनिंग के कुछ कहना हवाले था? से बात कर जी जी, गौरी साहब बताइए। जी। राजा साहब, जो इस वक्त जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो सूरत हाल है, उसको अगर हम ट्रेड यूनियन से लिंक करें कि पाकिस्तान में ट्रेड यूनियन की अपनी पोजीशन क्या है, तो अभी जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है कि आज पाकिस्तान में वर्कर्स जो है वो अभी तक सिर्फ राइट गारंटीड एंड सिक्योर्ड अंडर द लॉ की जंग लड़ रहा है। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग तो बहुत दूर की बात है। अभी तो सिर्फ वो ये कह रहा है कि भाई जो मेरे राइट गारंटीड है कानून के तहत वही मुझे दे दिए जाए। आप भी बहुत खूब ही वाकिफ होंगे, मैं भी जानता हूँ और हम सब जानते हैं कि खुसूसन पाकिस्तान में थ्रू पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर बुनियादी चीज अपने वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर कितने परसेंट दे रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर आज 10 साल 15 साल की मुलाजमत करने के बाद भी एक वर्कर के पास कागज का टुकड़ा नहीं है कि वो अपने आप को ये साबित कर सके कि मैं फला एस्टेब्लिशमेंट में काम करता हूँ। तो जब सूरत हाल ये होगी तो कलेक्टिव बार्गेनिंग तो बहुत दूर की बात है। अभी तो हम सिर्फ इस बात का रोना रो रहे हैं कि भाई जो मेरा राइट गारंटीड है, अपॉइंटमेंट लेटर है, सोशल सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन है, मेरे मेरे मेडिकल के बेनिफिट्स हैं, कम से कम मिनिमम वेज है, अभी तो सिर्फ इसकी जंग चल रही है। मैं थोड़ा सा जरा आपको सामने एक जायजा रखता हूँ कि पाकिस्तान में जो इस वक्त ट्रेड यूनियन की जो स्टेटस है, जो मुकम्मल ILO पाकिस्तान ऑफिस इस्लामाबाद ने एक सर्वे करवाया था, जो 2017 का सर्वे है कि पूरे पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की तादाद 7,096, यानी पाकिस्तान भर में 7,096 ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हैं। अब आप सोच लीजिए कि ये 7,096 के अंदर कुछ पॉकेट यूनियनें भी होंगी, तो ये NIRC और चारों सूबों के मिला करके आदाद शुमार है कि आप देखिए कि रियासत का जो रोल है इस मामले में वो आपके सामने नुमाया है। इसलिए कि रजिस्ट्रेशन रियासत की जिम्मेदारी है। मैं उस बात में नहीं जाता कि एम्प्लॉयर रुकावटें पैदा करता है ट्रेड यूनियन के बनाने में, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन रियासत का इंकरेजमेंट ये है कि रियासत ने कभी इस तरह सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ 7,096 ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, जबकि शहर कराची की अगर मैं बात करूं तो इस शहर कराची में तकरीबन 35,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स मौजूद हैं, मीडियम स्मॉल एंड लार्ज साइज, एटलीस्ट 35,000। अच्छा, अब हम आते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग की तरफ। तो ये सर्वे बताता है ILO का कि पूरे पाकिस्तान में 1390 CBA यूनियन का वजूद है, यानी 1390 ट्रेड यूनियन, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी है। वहां पर सिर्फ इज्तिमाई सौदेकारी के जरिए मजदूरों को कुछ मराहत मिल जाती हैं। अब जब हम ये बात करते हैं कि 7,096 ट्रेड यूनियन मुल्क में रजिस्टर्ड है, तो वो मेंबरशिप क्या होगी पूरे पाकिस्तान में? जो यूनियन से वाबस्ता लोग हैं उनकी तादाद है 14,14,160, यानी 14,14,160 सिर्फ ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, जो हमारी मुकम्मल वर्क फोर्स का 2% भी नहीं बनता है। तो अब आप खुद सोचिए कि आज ट्रेड यूनियन किस हालात में अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं कि वो इतनी मतलब 1390 कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट वहां मौजूद हैं। और जहां पर अगर हम यूनियन बनाने के लिए खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे ऊपर जो एक ट्रांस प्रोविंशियल और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो मुसल्लत किया गया है, ये ट्रेड यूनियन के लिए बहुत बड़ा हर्डल है। मैं कहता हूँ हमें तो उन ममालिक को देखना चाहिए जिन ममालिक ने ट्रेड यूनियन के साथ रिलेशनशिप इस्तेवार करके अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप को ग्रो किया है। तो हमें ट्रेड यूनियन से डरना नहीं चाहिए। हमें ट्रेड यूनियन के साथ एक अकोमोडेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। हमें ट्रेड यूनियन के साथ अकोमोडेशन की बात करना चाहिए, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर। आप देखिए पाकिस्तान में जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है और खासतौर पर बहुत से मल्टीनेशनल्स हैं, वो कि माना कि अभी बहुत से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर इतने परफेक्ट अंदाज में काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मेरे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उन कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेड यूनियन बनाने को तरजीह नहीं देते वहाँ के वर्कर। वो कहते हैं कि साहब हमारे साथ हमारे एम्प्लॉयर जो है मामलात को बेहतर अंदाज में चला रहे हैं
और जो हमारा ड्यू शेयर बनता है वो हमें दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ये प्राइवेट सेक्टर जो खासतौर पर मीडियम साइज और थोड़ा सा ये लार्ज सेक्टर में है, इसको भी थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। और एक हमारे यहाँ जो स्टेट कल्चर है इंडस्ट्री के अंदर, हमारे यहाँ स्टेट कल्चर को भी थोड़ा सा जरा अपने उस कल्चर से बाहर निकलना चाहिए और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को समझना चाहिए। बदकिस्मती से हमारा जो स्टेट कल्चर है वो ट्रेड यूनियन के नाम पर उसको येलो फीवर हो जाता है। तो उस चीज को निकाल दे जहन से, बल्कि इनको एक पार्टनर ट्रीट करके एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप करें। तो हम तो पहले कहते हैं कि भाई हमें राइट एंड गारंटीड सिक्योर्ड राइट्स की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग तो बहुत दूर की बात है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो और मजीद दुश्वार नजर आ रहा है, उसमें रिलेशनशिप की अहमियत बहुत है। अभी हालिया वाकयात इस कोरोना के बाद जो रोनमा हुए हैं, और खासतौर पे जो कराची में हालात रोनमा हुए हैं चंद इदारों में, जो आपने देखा होगा, पर्टिकुलरली वो सेक्टर कौन से थे जहां पर ये हालात रोनमा हुए, जहां कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, वो लोग थे कि जो खास तौर पर टेक्सटाइल एंड गारमेंट के शोबे के लोग थे, जो ऑलरेडी जीएसपी प्लस की रियायत के जरिए बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो बेतहाशा मुनाफा कमाने वाले लोगों को कम से कम 1-2 महीने अपने उन वर्करों की जो उनका एसेट है उनका ख्याल रखना चाहिए। जबकि मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि कराची में जो मीडियम साइज इंटरप्राइज है, जो जो वहाँ के जो एम्प्लॉयर है, उसने मामला को फिर भी खुश उसलूबी से काफी हद तक हल किया है, काफी हद तक तय किया है, गिव एंड टेक की बुनियाद पे अपने वर्करों को इस रमजान के महीने में भी कंपनसेट किया है। तो हमारे नजदीक एक ये चीज भी होनी चाहिए कि इंडस्ट्री में ह्यूमन नीड एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और मैं ये कहता हूँ कि बतौर खास हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और एचआर को डील करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, वो पर्टिकुलरली सीजन प्रोफेशनल होने चाहिए, जो इन नॉर्म्स एंड एथिक को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे सामने इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को समझने के लिए एक मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड मौजूद है, जो हमें 5 स्टेजेस ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ ए ह्यूमन बताती है कि साहब इंसान की ज़रूरियात कहाँ से शुरू होती हैं, फिर फिजियोलॉजिकल नीड आ जाती हैं, सेफ्टी नीड आ जाती हैं, सोशल नीड आ जाती हैं, ईगो नीड आ जाती हैं। हमें इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए प्राइमरी रीडिंग जो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड है। लेकिन इसके बरक्स इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इन पोजीशनों में लाए जा रहे हैं, वो ना नीड को समझते हैं, ना मास्लो की हायरार्की को समझते हैं। इस चीज को समझने की अशद जरूरत है। और मैं समझता हूँ इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर जहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ डील किया जाए, वहाँ ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। ये मेरी गुजारिशात हैं, हो सकता है कि आप इससे मुत्तफिक हों, इसमें भी। जी राजा साहब, आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाँ जी, मैंने वो पहले बात की है कि हमें ना यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो तीनों स्टेक होल्डर्स की करने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले ये 30 अप्रैल को ही हमारा वो SIRP के प्लेटफॉर्म से एक IR कॉम्पिटेंसीज फॉर सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से हमने किया था वेबिनार। तो उसके अंदर भी यही बात आई थी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें IR कॉम्पिटेंसीज एग्जिस्ट कर रही थी, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहाँ कंपैरेटिवली डिसीजंस अच्छे हुए हैं इस फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर, ये पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर। और जहाँ पे हमने देखा कि IR कॉम्पिटेंसीज में जो ऑर्गेनाइजेशंस लैग कर रही थी, वहाँ जरा डिसीजंस जो है वो हार्ड कह लें या बाउंस बैक हुए। तो हमें जो है, जो भी जिम्मेदारान हैं, चाहे वो ट्रेड यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, चाहे वो इस रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंदर हैं, और चाहे वो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को हैंडल करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स का महकमा है या इंडस्ट्रियल रिलेशन का महकमा है, वहां पे IR कॉम्पिटेंसीज की उनको ट्रेन करने की जरूरत है। अब IR कॉम्पिटेंसीज क्या हैं? IR कॉम्पिटेंसीज ये हैं कि उन अफराद के पास, अब ये तीनों तरफ जो अफराद मौजूद हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ,
उनके पास फैसला साजी की कुव्वत हो, उनमें बिजनेस एक्यूमेन, वो कारोबार की नजाकत को भी समझें, और उसके बाद उनमें कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी क्लियर हो, निगोशिएशन स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, और जाके वो चीज़ों को एमिकेबली सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करें। तो ये मेन आईआर कॉम्पिटेंसीज हैं, आगे इसको ऐड करते जाएं तो वो सारी वो सॉफ्ट स्किल्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी में डिसीजन मेकिंग, बिजनेस एक्यूमेन, कम्युनिकेशन, निगोशिएशन, इंटरपर्सनल, ये सारी वो स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, और जो इसको डिस्प्यूट जब आए तो वो लोग अंडर स्ट्रेस एंजाइटी में ना चले जाएं, वो इस तरह के इन्वायरमेंट को एज ए चैलेंज कंसिडर करते हुए हेड ऑन लें, और विद सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, और उसके सॉल्यूशंस निकालने चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि ये तीनों स्टेक होल्डर्स में ये चीजें लैग कर गई। अभी मैं देखें इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये कुछ अनवांटेड वाकयात हो गए, तो अब देखें कि तीनों स्टेक होल्डर्स का रिस्पॉन्स क्या था, वो सारों के सामने है। कोई काबिल जिक्र काविश कहीं भी नहीं की किसी ने कि इनके मामलात पैचअप हो जाएं, सॉर्ट आउट कर लिया जाए। ऑर्गेनाइजेशंस तो एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन वो प्रैक्टिकली कोई उस तरह का नजर नहीं आया एक्शन, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्रियल अनरेस्ट ना होती। अब मैं आऊंगा वो दूसरी जो चीज के ट्रेड यूनियन का फुकदान जो अभी पैदा हुआ है, उसकी क्या पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं। देखें, हम जापान की एग्जांपल्स कोट करते हैं, अमेरिका की करते हैं, या यूरोप की करते हैं, तो एक फैक्टर है जो बड़ा नेचुरल है और जिंदगी के हर पहलू के ऊपर वो असर अंदाज होता है, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई का रूल। तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ उस लेवल की नहीं हुई कि बाहर से लोग आके यहाँ पे नौकरी करें। तो जहां अभी जॉब थ्रेट है, यानी काबिल लोग, पढ़े लिखे लोग, रोजगार के लिए अहल लोग ज्यादा हैं, रोजगार कम है। तो जब रोजगार कम होगा तो फिर जो जिसको मुलाजमत मिल जाती है वो फिर अवॉइड करता है कि मैं कोई ऐसी एक्टिविटी ना करूं जिससे मेरी मुलाजमत के ऊपर कोई डाउट क्रिएट हो। तो एक तो ये फैक्टर आ जाता है। नंबर टू, जो ट्रेड यूनियंस जो हैं, जैसे गौरी साहब ने भी फरमाया कि पॉकेट ट्रेड यूनियंस को शायद प्रेफर किया जाता है, और तो लेकिन ये फिर इसका मतलब है कि ऐसी ट्रेड यूनियंस वजूद में आ गई हैं। तो ये भी फैक्टर है, जबकि हम येलो लेबर यूनियंस को देखते हैं तो वो भी डिस्करेजमेंट का बाइस बनता है। फिर उसके बाद नौजवान स्पेशली नजर आता है कि वो जब बेरोजगारी के चंद साल काटने के बाद रोजगार मिलता है तो वो भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो भी डिमांड एंड सप्लाई के रूल से अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद ये जो हम देखते हैं लेबर लॉज की अवेयरनेस जो है वो एक चैलेंज है। अब ट्रेड यूनियन जो है उसको अगर ट्रू स्पिरिट में देखा जाए, जैसे मैंने इसकी पहले भी सपोर्ट की कि कलेक्टिव बार्गेनिंग का इंस्टीट्यूशन होता तो मसाइल कम होने थे, तो वो उसके लिए लेबर लॉज की और ये सारी जो आईआर कॉम्पिटेंसीज की जो है वो जरूरत है। वो उसकी अवेयरनेस के लिए कॉन्फ्रेंसेस और सारा वो होना चाहिए, हुकूमत उसका इनिशिएटिव ले, ट्रस्ट बिल्डिंग इनके अंदर हो। तो उसके बाद मैं समझता हूँ कायदे आजम की, जैसे हम एग्जांपल कोट कर रहे हैं, देखें लर्नड थे, एजुकेटेड थे, सारा कुछ। तो हमें अभी तालीम तो जो इस मुलाजमत के सेक्टर में लोग आते हैं तालीम याफ्ता होते हैं, कम से कम तो मैट्रिक तो तकरीबन हर जगह क्राइटेरिया रख दिया गया है। तो इन तालीम याफ्ता लोगों को जो है वो आगे आना चाहिए, ताकि जैसे हमारे पास गौरी साहब भी एसेट हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन हिस्ट्री और
लेबर मूवमेंट्स के हवाले से, और अभी एजुकेशन की फील्ड में माशाल्लाह। तो कायदे आजम और गौरी साहब जैसे जो हैं वो लीडर वो होने चाहिए। और जो, क्योंकि मैंने देखा है गौरी साहब को, मैं काफी अरसे से जानता हूँ, बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ इन्होंने हमेशा जो है चीजों को आगे लेके चले हैं। और इदारा जो है उसी के साथ ही वो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, इदारे की सर्वाइवल है तो मजदूर की सर्वाइवल है। तो ये इस तरह की ये चीजें हैं जो इस पे अपना इफेक्ट डालती हैं और मौजूदा सूरत हाल का बायस बनती हैं। अच्छा, जो सर्वे की बात हुई 2017 वाले की, वो देखें ट्रेड यूनियंस जो है वो नंबर बिल्कुल कम नजर आ रहा है, और जो मैंने अभी रीजन बताई वो भी उसकी रीजंस हैं। हमारा जो एक पाकिस्तान जो है बेसिकली एक इसकी एग्री इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल बेस्ड पाकिस्तान जो है ना वो इसका सारा सिस्टम है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है शायद अभी सिंध के IRA में इसको टू सम एक्सटेंट कवरेज मिली है एक लॉ में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारा इस लॉ के अंदर कवर्ड ही नहीं है। फिर डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं वो पंजाब में एक लॉ भी आया है, लेकिन वो यूनियंस वगैरह के हवाले से दूसरे सूबों में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद फ्री लांसर्स हैं, वो काम कर रहे हैं। तो फ्री लांसर जो है उनको किसी लेबर लॉ में, किसी लॉ ऑफ एसोसिएशंस के अंदर कहीं प्रोटेक्शन नहीं है। और उसके बाद अभी एक गिग इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें अभी ये हम क्रीम उबर के देखते हैं लोग, जो ड्राइवर्स हैं वो लोग हैं, ये फूड पांडा, ये जो होम डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है, और ये इस तरह की न्यू जॉब्स जो क्रिएट हुई हैं, तो ये हमारे ये सेक्टर उसमें कवर्ड ही नहीं है। तो ये जब, और ये इसमें मेजर चंक इसमें चला गया अभी एग्रीकल्चर के बाद गिग इकोनॉमी में मेजर चंक स्पेशली अर्बन सिटीज का। इसमें हर दूसरा आदमी हम देखते हैं उबर या क्रीम की वो राइड चला रहा है, जिसके पास बाइक है वो चला रहा है, जिसके पास गाड़ी है वो चला रहा है। तो ये लोग भी कवर्ड नहीं है। और अगर ये लेजिस्लेशन इसका स्कोप इन तक एक्सपेंड किया जाए तो ये नंबर इंक्रीज करने का एक रीजन ये भी हो सकता है। लेकिन मेन रीजन जिसको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ वो ट्रस्ट बिल्डिंग का है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ उसका है। तो वो चीजें होंगी तो वो नेचुरली जो है ये हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का इंस्टीट्यूशन स्ट्रोंग होगा, और हम देखेंगे इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी, और ह्यूमन राइट्स जो है, लेबर राइट्स कह लें, ये भी प्रोटेक्टेड होंगे। और अभी हम ये देखें इस वक्त भी तमाम एम्प्लॉयर्स को एक ही कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, कहीं पे हमें बैड प्रैक्टिसेस नजर आती हैं, लेकिन कई जगहों पे हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज को लुक आफ्टर किया जाता है, और उसी को ही हम उनकी इनकरेजमेंट करते हुए दूसरों के लिए मशले राह बना सकते हैं। अभी ये NARC IRA 2012 के तहत बना है, काम कर रहा है। अभी देखें IRA 2012 के अंदर ये प्रोविजन है कि जो इदारे अच्छा काम करेंगे तो उनको NIRC जो है एक्नॉलेज करेगा। वो आज तक एक्नॉलेज नहीं किया गया किसी भी इदारे को। तो ये भी थोड़ा सा नेचुरल है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक भी अदारा जो है वो कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा ना उतरता हो। क्योंकि NIRC और IRA 2012 ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर के लिए भी है। और अगर हुकूमत का भी कोई इदारा उसको क्वालिफाई नहीं करता उसकी तरफ से उस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन को, तो फिर हमें अपने IRA 2012 के कानून को देखने की जरूरत है, और NARC की प्रैक्टिसेस जो है उनको रिव्यू करने की जरूरत है, या कम से कम उनकी इस तरफ तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि सिर्फ NARC का काम जो है एक कोर्ट का नहीं है, ये लेबर कोर्ट की अल्टरनेट कोर्ट नहीं है, इसने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम भी करना है। अगर NARC के फंक्शंस में आप पढ़ें
तो उसके पास ये अवेयरनेस और ट्रेनिंग डेवलपमेंट और बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिकग्नाइजेशन, ये भी उसके फंक्शन के अंदर ऐड किया गया है। तो NIRC ने एज ए कमीशन काम करना है, उसका जो एज ए कोर्ट काम करना है वो उसका एक फंक्शन है, और बाकी फंक्शन जो है वो अनफॉर्चुनेटली या कम से कम मेरी नजर में उस पे काम होता नजर नहीं आया। तो मैं गौरी साहब से एग्री करता हूं कि इस सेक्टर पे काम करने की जरूरत है, और काम जो है वो ग्रेजुअली होगा, क्योंकि हमने देखा है कि डिक्लाइन भी जो है वो 80s में जैसे ऑब्जर्व किया गया, तो 80s वाज दी वर्स्ट टाइम फॉर ट्रेड यूनियंस। जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी थोड़ी सी, तो अभी उन सारी चीजों से, पास्ट की हिस्ट्री से, बैड एक्सपीरियंस से जब बाहर आना है, क्योंकि हिस्ट्री जो होती है ना वो सबक सीखने के लिए होती है, हिस्ट्री में रहना नहीं चाहिए। तो हिस्ट्री से लर्निंग करके तो तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी न्यू नॉर्म्स सेट करके तो आगे चलना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये हकीकतें हैं, इन हकीकतों को झुटलाया नहीं जा सकता। इसके बगैर इदारे फ्लरिश करेंगे, तो इनको ये एग्जिस्ट करेंगी ये चीजें आप, क्योंकि वो टाइम नहीं है अभी कि आप किसी की आवाज को दबा दें, और आवाज जो है वो शायद जी बाहर नहीं आएगी या लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये अभी वो 20वीं सदी नहीं है। आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं, डिजिटलाइजेशन का दौर है, और इसमें हर बंदा जो है वो इंटरनेशनली कनेक्टेड है, हर बंदे के हाथ में डिवाइस है जिसको हम स्मार्ट मोबाइल कहते हैं, टेलीफोन कहते हैं। तो ये इसके साथ तो वो कनेक्टेड है, वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे भी कुछ पोस्ट कर सकता है, डोनाल्ड ट्रंप के पोर्टल पे भी पोस्टिंग हो सकती है, और हम किसी और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गूगल पे अवेलेबल है, कोई किसी चीज को हाइड या मिस रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तमाम इंफॉर्मेशन की एक्सेस है। तो ये जो है आज के दौर में अगर कोई डिनाई करेगा तो वो मैं तो ये समझूंगा कि दैट्स मीन कि वो अपनी प्रोग्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कि मैं जो है प्रोग्रेस का जो प्रॉपर वे है, जो लीगल वे है, मैं उसके ऊपर जो है वो कह रहा है कि जी मैं चलने के लिए तैयार नहीं। तो जो उसके लीगल वे पे चलने के लिए तैयार नहीं है तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अगर जिसने प्रोग्रेस करनी है तो वो वेलफेयर, एम्प्लॉय वेलबींग और इन चीजों को लुक आफ्टर करके तभी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे भी इस गुफ्तगू को मज़ीद टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, एंड अल्लाह हाफ़िज़।